वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल बाय दिनेश। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 28 पैसेज के पार्ट नंबर थर्ड में, जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है। पैसेज के दो लेक्चर्स मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 जो था पैसेज का लेक्चर नंबर यानी कि 26 नंबर लेक्चर वो अभी तक नहीं लिया है तो पहले आप वो लेक्चर लीजिए। उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा क्योंकि उसमें मैंने सारे बेसिक्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। उसके बाद लेक्चर 27 में हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे और अब लेक्चर नंबर 28 में हम पैसेज के बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है। तो आई थिंक समझ तो आप सब कुछ चुके ही हैं ये पैसेज के बारे में। हमें सिर्फ ये समझना है कि यूपीएससी की लैंग्वेज कैसे पकड़नी है, कैसे यूपीएससी की टोन पकड़नी है और किस तरह के ऑप्शंस यूपीएससी जो है पैसेज में सेट करता है और उसमें आंसर तक हमें कैसे पहुंचना है। ठीक है। बाकी इन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलो पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन करने का ट्राई करो। आई होप आपने क्वेश्चन करने का ट्राई किया। देखो, there are reports that some of the antibiotics sold in the market are fed to poultry and other livestock as growth promoters। यानी सिंपल सी बात क्या है कि ऐसी रिपोर्ट आई है कि बाजार में बेची जाने वाली जो कुछ एंटीबायोटिक्स हैं उनको हम ग्रोथ प्रमोटर के रूप में पोल्ट्री में और अन्य पशुधन को हम खिला रहे हैं। Overusing these substances can create superbugs, pathogens that are resistant to multiple drug and could be passed along humans। सिंपल सी बताया, आपने ये सब पढ़ा होगा जीएस के अंदर सुपरबग्स के बारे में और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में कि एंटीबायोटिक्स का हम जिस तरह से यूज कर रहे हैं आपके लाइफ स्टॉक में ग्रोथ प्रमोटर के रूप में, तो उससे हमें जो है ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। माइंडफुल ऑफ दैट सम फार्मिंग कंपनीज हैव स्टॉप्ड यूजिंग द ड्रग टू मेक चिकन्स गेन वेट फास्टर। यानी कि इस चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ फार्मिंग कंपनीज ने ये चीज करना बंद करी है कि हम चिकन के वजन को बढ़ाने के लिए एंटीबायोटिक का यूज करें। सिंस डेनमार्क बैंड एंटीबायोटिक्स ग्रोथ प्रोमोटर्स इन 1990s, द मेजर पोर्क एक्सपोर्टर सेज इट इज प्रोड्यूसिंग मोर पिग्स एंड द एनिमल गेट फीवर डिजीज। यानी इसके बाद क्या कर दिया, इसने एक एग्जांपल दे दिया डेनमार्क का कि 1990 में जब इसने ग्रोथ प्रमोटर के रूप में एंटीबायोटिक को बैन कर दिया तो जो आपके प्रमुख शुगर मार्क्स निरोधक थे उनका ये कहना था कि अधिक संख्या में अब शुगर पैदा हो रहे हैं और इनको रोग भी कम हो रहे हैं। कुल मिला के पैसेज में क्या था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में बात थी और उसमें भी सिर्फ जब हम उसको पॉलिट्री में और इसमें उसका यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये है क्वेश्चन है बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रिटिकल मैसेज। मैसेज मतलब ये पढ़ने के बाद हमें क्या सीखने को मिला। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सीखने को ये मिला कि हमें एंटीबायोटिक्स को एनिमल जो इंडस्ट्री है, सॉरी ये पोल्ट्री वगैरह, इनमें हमें रोकना है, कम करना है, इस टाइप का कुछ होना चाहिए। पीपल शुड अवॉइड कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल फार्मिंग। ऐसा कुछ था इसमें कि एनिमल फार्मिंग के प्रोडक्ट्स यूज मत करो पीपल, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन शुड बी रिप्लेस्ड विद द फूड ऑफ प्लांट्स ओरिजिन। ऐसा भी कुछ बोला उसने कि एनिमल ओरिजिन के फूड को आप प्लांट ओरिजिन से रिप्लेस करो, नहीं। वो तो ये कह रहा है कि एंटीबायोटिक का यूज मत करो वहां पे। यूजिंग एंटीबायोटिक ऑन एनिमल्स शुड बी बैन। जी हाँ, ये एक प्रोबेबल आंसर हो सकता है कि आपको एंटीबायोटिक का जो यूज है वो एनिमल्स पे बैन करना चाहिए। ठीक है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि और कोई ऑप्शन है क्या। एंटीबायोटिक्स शुड ओनली बी यूज टू ट्रीट डिजीजेस। ये भी बात सही है कि हमें केवल इलाज जो डिजीज है उनका इलाज करने में करना चाहिए। अब एक बार जरा ऑप्शन सी और डी में थोड़ा सा देखना। सी में क्या कह रहा है, एंटीबायोटिक का यूज एनिमल में बैन हो जाना चाहिए। अब मेरी एक बात बताओ कि यहाँ पर इसने एनिमल्स के लिए बैन किस चीज में करने के लिए बोला, ग्रोथ प्रोमोटर के रूप में करने के लिए बोला है। एंटीबायोटिक्स को एनिमल इंडस्ट्री में होल सोल मतलब कि कंप्लीटली बैन करने के लिए कहीं नहीं बोल रहा है पैसेज के अंदर, सिर्फ ग्रोथ प्रमोटर के रूप में कह रहा है। ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो किसी एनिमल का कोई डिजीज है तो उस डिजीज को क्योर करने के लिए तो हमें एंटीबायोटिक का यूज करना चाहिए ना। उसके लिए तो कहीं मना करा ही नहीं है इसने। इसने तो ये बोला कि इकोनॉमिक बेसिस पे आप केवल उसकी वृद्धि को बढ़ाने के लिए ग्रोथ प्रमोटर के रूप में एंटीबायोटिक यूज करते हो, वो गलत होता है। तो सी और डी में अगर मैं देखूं तो ज्यादा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। क्यों? क्योंकि सी जो है एक अगेंस्ट बात भी लेके चल रहा है। ठीक है। और डी में एकदम क्लियर है कि एंटीबायोटिक का यूज जो है केवल बीमारी को ट्रीट करने के लिए किया जाना चाहिए, जो कि एक्चुअल में मैसेज मिल रहा है हमें इस पैसेज से। ठीक है। कि हमें एंटीबायोटिक जैसी जो चीज है उसको हमें इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए नहीं यूज करना है, हमें उसको हेल्थ बेनिफिट के लिए ही यूज करना है। ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा यूपीएससी किस तरीके से दो ऑप्शन तो आपको गलत दे ही देगा। अब इसके बाद ये दोनों ऑप्शन काफी क्लोज हैं, देखो क्लोज हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तब जाके आप ऑप्शन डी को लगा पाओगे। ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। आई होप आपने क्वेश्चन किया होगा। ए सेंट्रल मैसेज ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स is the importance of income growth by which is meant
ग्रोथ इन जीडीपी। देखो एक सेंट्रल मैसेज जो मॉडर्न डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है ना, कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो अभी जो आज की तारीख में जो इकोनॉमिक्स चल रही है डेवलपमेंट को लेकर, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, उसमें क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब जीडीपी, ठीक है। इन थ्योरी राइजिंग जीडीपी क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसने क्या बोला कि सिद्धांत के रूप में जो है जीडीपी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाता है, ठीक है। एज इनकम ग्रो इन अ country where the level of GDP was once low, households, communities, and governments are increasingly able to set aside some fund for the production of things that make for a good life। सिंपल क्या कह रहे हैं कि ऐसे देशों में जहाँ पर पहले इनकम कम हुआ करती थी, वहां पर जब अगर अब जीडीपी बढ़ रही है ना, तो जहाँ पर पहले हाउस होल्ड और जो कम्युनिटीज और जो गवर्नमेंट्स है ना, वो अब ऐसा पैसा बचा पा रही हैं जिससे हम अपनी लाइफ को अच्छा कर सकें। यानी जीडीपी के पॉजिटिव साइड्स ने बता रखे हैं कि जीडीपी बढ़ने से क्या क्या अच्छा हो रहा है। टुडे जीडीपी हैज assumed such a significant place in the development lexicon that if someone mentions economic growth, we know they mean growth in जीडीपी। यानी सिंपल सी बात क्या है कि जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ को नापने का आजकल इतना इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो गया है कि अगर कोई बोलता है ना इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हम समझते हैं जीडीपी ग्रोथ। यानी इसने जीडीपी के बारे में बता दिया पूरे पैराग्राफ के अंदर, ठीक है ना, कि एक तो जीडीपी जो है वो उसकी पॉजिटिव बातें क्या है, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो एक टर्म है और जो जीडीपी है वो कैसे एक होती जा रही है, कि हम जीडीपी जो है इतने इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि इसके अलावा जैसे भूटान जैसे देश है वो तो हैप्पीनेस को इकोनॉमिक ग्रोथ का मानते हैं, लेकिन वो बहुत एक आधा कोई देश ऐसा है, बाकी सब जो है जीडीपी को ही इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब मानने लग गए हैं। चलो, विथ रेफरेंस टू द पैसेज फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड, ठीक है। अब देखना पहला स्टेटमेंट, राइजिंग जीडीपी इज असेंशियल फॉर अ कंट्री टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। अब स्टेटमेंट पढ़ते ही क्या है ये स्टेटमेंट, ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, जो कि आपको याद करो क्लास नंबर 26 जब मैंने अजम्पशन पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था, अजम्पशन वाले के अंदर जैसे एक कोई आ जाए कि ओनली, या कोई लिमिटेड चीज आ जाए, बहुत एक्सट्रीम चीज आ जाए, तो वो 99.99% केस में वो स्टेटमेंट गलत होता है, ठीक है। राइजिंग जीडीपी एक कंट्री के डेवलप्ड होने के लिए असेंशियल है, तो ये क्या है, एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। मुझे एक बात बताओ, जैसे कि देखो अनिवार्य लिखा है, अनिवार्य है तो ये पूर्व धारणा, ये अजम्पशन आप नहीं बना सकते, ये assumption बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि पहली बात तो इस पर ऐसा लिखा भी नहीं हुआ कि डेवलप्ड कंट्री ही बन जाएगी राइजिंग जीडीपी से। ऐसे तो इंडिया की जीडीपी भी राइजिंग है पर इंडिया डेवलप नहीं हुआ ना, ऐसे तो गलत है ही। दूसरी बात, अगर मान लो उसमें दिया भी हुआ होता तब भी ये गलत है, क्योंकि ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। राइजिंग जीडीपी और अजम्पशन वाले के अंदर एक्सट्रीम स्टेटमेंट 99.99% केस में गलत ही होगा। सेकंड स्टेटमेंट, राइजिंग जीडीपी गारंटीज ए रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू ऑल हाउस होल्ड। क्या कह रहे हैं, राइजिंग जीडीपी ये गारंटी देती है कि जो हाउस होल्ड की इनकम होगी वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी। फिर वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट गारंटी देती है, अगर मान लो यहाँ पे मैं लिख दूँ हेल्प्स, अगर मैंने हेल्प्स लिख दिया तो ये सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हाँ मदद करती है, आप जनरली कह रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो गारंटी ही देगी कि इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी ही होगी। पहली बात तो पैराग्राफ में ऐसी कोई बात नहीं बोली, दूसरी बात वैसे भी क्या है, ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो ये भी क्या होगी, गलत, आंसर हो जाएगा डी। वेरी इजी क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। With respect to what are called denominations of religion, if everyone is left to be a judge of his own religion, there is no such thing as religion that is wrong। क्या कह रहा है, अगर हम धार्मिक संप्रदाय के बारे में बात करें, और अगर मैं ऐसे करूं कि आप जो है ना, एवरीवन इज लेफ्ट टू बी ए जज ऑफ हिज ओन रिलीजन, यानी आपको मैं अपने खुद के धर्म का जज बना दूं, कि आप अपने अपने खुद के धर्म में चेक करो कि क्या चीजें सही है क्या गलत है, ठीक है। तो देर इज नो सच थिंग एज रिलीजन व्हाट इज रॉन्ग, तो आपको अपने धर्म में कोई चीज गलत नहीं लगेगी, ठीक है। ये एक जनरल टेंडेंसी होती है कि हमको दूसरे के धर्म में गलतियां दिखती हैं पर अपने धर्म में कोई गलती नहीं दिखती। बट इफ वी आर द जज टू बी द ईच अदर्स रिलीजन, अगर हमें एक दूसरे के रिलीजन का जज करना है, देयर इज नो सच थिंग एज रिलीजन दैट इज राइट, यानी आपको दूसरे के रिलीजन में तो कोई चीज सही दिखेगी नहीं, और अपने रिलीजन के अंदर हर चीज सही दिखेगी, कुछ गलत दिखेगा नहीं। एंड देयर फॉर ऑल द वर्ल्ड इज राइट और ऑल द वर्ल्ड इज रॉन्ग इन द मैटर ऑफ रिलीजन, यानी अगर रिलीजन की बात करें तो सब लोग सही भी है सब लोग गलत भी। कुल मिला के इस पैराग्राफ में अगर मैं होल सम देखूं तो क्या बता रहा है, एक रिलीजन का क्रिटिक कर रहा है कि रिलीजन में क्या होता है कि हमारी थिंकिंग नैरो हो जाती है, ठीक है, हम केवल अपनी चीज को सही मानते हैं, दूसरे को गलत मानते हैं, इस तरह की बात ये कह रहा है। तो जहां पर ऐसा कुछ होगा
और इसने पूछा है मोस्ट लॉजिकल अजम्पशन, तो अजम्पशन क्या बना सकते हैं हम इस चीज से, ठीक है। नो मैन कैन लिव विदाउट अधेरिंग टू सम रिलीजियस डिनोमिनेशन। मुझे एक बात बताओ, कहीं इस पैसेज में ऐसी बात थी कि हम रिलीजन के बिना जी सकते हैं नहीं जी सकते, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिंपल सी बात है कि रिलीजन कैसे ह्यूमन को डिवाइड कर रहा है, ऐसा कुछ था इसके अंदर कि भाई दूसरों के रिलीजन को गलत मानते हैं, अपने को सही मानते हैं, तो इसके बिना रह सकते हैं नहीं रह सकते, ऐसा कोई अजम्पशन नहीं बनता। फिर वही बात की ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी है ही, ठीक है, तो अजम्पशन में गलत होगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरीवन टू प्रोपेगेट वंस रिलीजन डिनोमिनेशन। प्रत्येक व्यक्ति एक कर्तव्य है कि अपने धार्मिक संप्रदाय का प्रसार करे। देखो अपने धर्म को प्रसार करने के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। रिलीजियस डिनोमिनेशन टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन। धार्मिक संप्रदाय मनुष्य की एकता की उपेक्षा की प्रवृत्ति करते हैं, ये एक प्रोबेबल आंसर है, क्योंकि धर्म से किस प्रकार से जो ह्यूमन है उसका एकता भंग हो रही है, जिस वो सब चीजें इसमें दिया हुआ है कि किस पे यूनिटी हमारी टूट रही है रिलीजन की वजह से, वो दिया हुआ है, तो एक प्रोबेबल आंसर है। बाकी डी पढ़ते हैं। मैन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजन डेमोनेशन। ऐसा कोई बात है कि हम अपने धर्म को नहीं समझ पाते, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया, क्योंकि इस पैसेज का मतलब ही ये निकल रहा है कि आप रिलीजन की वजह से ह्यूमन कैसे अलग अलग हो रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन पढ़ो, करने का ट्राई करो। Aristocratic government reigns rules itself by limiting too narrowly the circle within which the power is confined। क्या कह रहा है, अभिजात्य शासन स्वयं को उस दायरे में अत्यधिक रूप से सीमाबद्ध करके विनिष्ट कर लेता है जिस दायरे में सत्ता सीमित होती है। यानी कि इसने एक गवर्नमेंट का टाइप बताया और वो किस तरीके से लिमिट कर लेगा अपने आप को वो बता दिया। चलो, ओलिगार्चिक गवर्नमेंट रूल्स इटसेल्फ बाय द इक्वेशंस स्क्रैम्बल फॉर इमीडिएट वेल्थ। और अल्पतंत्रीय शासन क्या करेगा, तात्कालिक धन प्राप्ति के लिए असावधानी पूर्वक संघर्ष कर स्वयं को विनिष्ट कर देगा। अब मुझे बताओ, अगर मान लो टेक्निकली आपको इन गवर्नमेंट्स का जो डेफिनेशन है वो नहीं आती, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे पढ़ते जाओ। आपको इतना पता पड़ रहा है ना कि जितनी भी टाइप की गवर्नमेंट है उनकी कोई कमी बता रहा है ये, कि कुछ करेंगे और खत्म हो जाएंगे, ये भी कुछ करेंगे और खत्म हो जाएंगे। बट इवन डेमोक्रेसी रूल्स इटसेल्फ बाय एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, ये मुझे समझ में आ गया। यानी कि इन दोनों के अंदर ऐसा बता रखा है कि जो इनकी डेफिनेशन है ना, मतलब जो इस गवर्नमेंट का मतलब है, जो इसके सिद्धांत हैं, जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, उनका एक्सेस होने पर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है, बट इवन डेमोक्रेसी रूल्स इटसेल्फ बाय एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। इट्स बेसिक प्रिंसिपल इज द इक्वल राइट ऑफ ऑल टू होल्ड ऑफिस एंड डिटरमाइन पब्लिक पॉलिसी। डेमोक्रेसी के बारे में बता दिया। दिस इज एट फर्स्ट ग्लैंस ए डिलाइटफुल अरेंजमेंट, की बहुत सारे डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि सबके लिए इक्वल राइट है, सब जो है एक ऑफिस, किसी भी बड़े से बड़े ऑफिस तक पहुंचने के लिए, किसी भी बड़े से बड़े पद तक पहुंचने के लिए सब इक्वल हैं, ठीक है, जो कि पहली बार में देखने में काफी अच्छा लगता है। इट बिकम्स डिजास्टर्स बिकॉज द पीपल आर नॉट प्रॉपरली इक्विप्ड बाय एजुकेशन टू सेलेक्ट द बेस्ट रूलर एंड द वाइजेस्ट कोर्स। ठीक है, तो क्या बता रहा है कि जब डेमोक्रेसी का एक्सेस हो जाएगा तो यही चीज क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास समुचित रूप से लोग शिक्षित होते नहीं है और अपने उत्तम शासक और विवेकपूर्ण मांग का वो चयन नहीं कर सकते। यानी कि इसने ये बता दिया था, पीपल हैव नो अंडरस्टैंडिंग एंड ओनली रिपीट व्हाट देयर रूलर्स आर प्लेस्ड टू टेल देम। सच अ डेमोक्रेसी ट्रेनिंग और ऑटोक्रेसी। यानी कि सिंपल सी बात क्या है, लोग समझ नहीं पाते और वो वही दोहराते हैं जो उनके शासक उन्हें कहना पसंद करते हैं, और जो लोकतंत्र है वो क्या बन जाता है, निरंकुश शासन इसमें बन जाता है। यानी कुल मिला के इसने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की कमियां बताई हैं, है ना। करेक्ट क्या है, ह्यूमन सोसाइटीज एक्सपेरिमेंट विद द डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो ह्यूमन सोसाइटी अलग अलग फॉर्म के डिफरेंट फॉर्म के साथ एक्सपेरिमेंट करती है, ऐसा कुछ तो नहीं है ना, बल्कि उनकी कमियां बताई हुई है। एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड्स टू डिटोरेट बाय एक्सेस ऑफ इट्स बेसिक प्रिंसिपल। ये बात तो एकदम खुल खुल के कही हुई है पैसेज के अंदर, और ये इसका क्रक्स बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। एजुकेशन ऑफ ऑल सिटीजन एंश्योर परफेक्ट फंक्शनल एंड सस्टेनेबल डेमोक्रेसी। ये देखो ये बात भी है, ठीक है, ये बात भी है, समझो इस पैसे को समझना। इसमें 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताई, उसमें इसने डेमोक्रेसी को उठाया और उसको विद एग्जांपल समझा दिया। इस एग्जांपल के अंदर तो ये बात सच प्रूफ हो रही है, ठीक है, ये बात आपकी ठीक है, एग्जाम्पल में सच प्रूफ हो रही है, पर क्रक्स का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर पूरे पैसेज की जो बात है ना वो समझ है, ठीक है। तो उस हिसाब से थोड़ा कमजोर ऑप्शन है, पर प्रोबेबल तो है। हैविंग अ गवर्नमेंट इज अ नेसेसरी एविल बिकॉज टायरनी, ये सब बकवास है, ठीक है। बचा बी और सी। अब बी और सी में वही चीज, जब पूछा है क्रक्स, तो मतलब पूरे पैसेज की बात उसमें आनी चाहिए, पूरे पैसेज में फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बताई हुई है और उनके एक्सेस से उनकी कमी बताई हुई है, तो ऑफकोर्स है कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो एक बेटर ऑप्शन है, मोर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो और करने का ट्राई करो।
आई होप आपने किया होगा। इन द इमीडिएट फ्यूचर वी विल सी द इंक्रीजिंग commodification ऑफ मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D मैन्युफैक्चरिंग, कस्टम मेड बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, लीथल ऑटोनोमस वेपन्स, ड्राइवरलेस कार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब क्या कह रहा है कि आने वाले भविष्य के अंदर जितने भी टेक्नोलॉजी का नाम मैंने लिया ना, उन सबका अब कमोडिफिकेशन होगा, यानी कि उससे हम इकोनॉमिक बेनिफिट लेंगे। ये बात आपको भी पता है। दिस विल पोज कॉन्ड्रम्स, इससे क्या होगा, विकट समस्या उत्पन्न होंगी। ठीक है, द मोरल क्वेश्चन ऑफ हाउ ए ड्राइवरलेस कार विल डिसाइड बिटवीन हिटिंग अ जय वॉकर एंड स्वीरिंग एंड डैमेजिंग द कार हैज ऑफन बीन डिबेटेड। अब देखना, इसमें एक एग्जांपल देके समझाया कि जब इन टेक्नोलॉजीज को हम यूज करेंगे ना, तो देखना क्या इशू आएगा। इस नैतिक प्रश्न पर प्राय विचार किया गया है कि चालक रहित कार, जो एक कार होगी आपकी ड्राइवरलेस, वो नियम न मानने वाले पदातिक। अब जेवोकर क्या होता है कि मान लो एक ड्राइवरलेस कार है, ठीक है, अब उसको क्या फिट है दिमाग में कि ये ट्रैफिक रूल्स है। ठीक है सर। अब मान लो कोई एक आदमी है, वो बीचों बीच सड़क के चल रहा है। अब ड्राइवरलेस कार के लिए क्या है, अरे यार मेरे को तो अपने नियम से चलना है, मुझे रोड पे चलना है तो चलना है, ठीक है। अब उसमें कोई दूसरा आदमी अगर नियम तोड़ रहा है, तो उसके दिमाग में तो ये फिट नहीं है ना कि मुझे उसको बचाना है, और अगर उसको बचाने के चक्कर में अगर मेरी कार क्षतिग्रस्त भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसको पता है या नहीं पता, उसको नहीं पता होगा इतना, ठीक है। और एक और मुड़कर कार को सेटल करने के बीच में निर्णय ये कैसे लेगी, ठीक है। तो यानी कुल मिला के इकोनॉमिक बेनिफिट अगर हम इसके फ्यूचर में लेंगे तो उससे कई काफी जो है समस्या उत्पन्न हो सकती है। द आंसर इज बहुत सिंपल, सेव द ह्यूमन लाइफ। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसी आदमी को उड़ा दोगे अपनी कार को, उसको बचाने के लिए आपकी कार अगर भिड़ जाए, तो आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, मेरी कार भिड़ जाए पर कोई आदमी मरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो सिंपली तो क्या है, सेव द ह्यूमन लाइफ एंड कॉम्प्लेक्स, एट विच एंगल शुड द कार स्विंग, जस्ट इनफ टू सेव द जेवकर और मोर देन इनफ, ठीक है। अब इसके बाद ये भी तो है कि उस कार को आप कैसे सिखाओगे कि आपको उसको बचाना है। अब बचाने की कोशिश इस तरीके से करनी है कि जो डैमेज है वो कम से कम हो। इफ द ड्राइवरलेस कार इज इन दुबलिन, हु वुड टेक द डिसीजन। अगर डबलिन में है तो डिसीजन कौन लेगा, द आयरिश गवर्नमेंट और द कार्स ओरिजिन मॉडल कोड राइटर इन कैलिफोर्निया, ठीक है। अब क्या है कि मान लो कार तो बन रही कैलिफोर्निया में, ठीक है, यूएसए में, और मान लो यूज हो रही है आयरलैंड के अंदर। तो इस कार में ऐसी सिचुएशन में डिसीजन क्या होगा, ये यूएसए में बैठे उसके फाउंडर्स जो जिसको बना रहे हैं ओरिजिनल कोड राइटर, वो लेंगे या आयरिश गवर्नमेंट लेगी। यानी कुल मिला के जो ये टेक्नोलॉजीज है, इनसे कितना ग्लोबलाइजेशन पे इफेक्ट आएगा, वो वाली बातें उसमें बता दी हैं, ठीक है ना। और ए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर इन हैदराबाद टू हुम मेंटेनेंस इज आउटसोर्स। तो इसमें देखो तीन चीजें बता दी इसने कि एक कार जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी है आज की नई, वो ऐसा तो है नहीं किसी एक देश में ही बनती है और सब कुछ उसका वहीं होता है, ठीक है। बनती कहीं और है, मेंटेनेंस कहीं और होता है, यूज कहीं और होता है, ठीक है। तो अब ये जो कार में सब चीजें होंगी वो किसके अकॉर्डिंग होंगी, ठीक है। निकुल मिला के ग्लोबलाइजेशन वाला एंगल से डाल दिया। If different nation jurisdictions have different fine print on prioritizing a human life, how will it affect insurance and investment decisions, including transnational ones? और अगर ऐसा है, ठीक है, कि डिफरेंट नेशनल जुडिशन आएंगे, तो अब इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे काम करेगी, ठीक है, सबकी अलग अलग है। तो कुल मिला के इसने टेक्नोलॉजीज जो बढ़ रही है उनसे क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं वो सब बताया है, ठीक है। Which of the following statement best reflect the rational, plausible and practical implication। अब देखो implication वर्ड आ गया। implication बारे के बारे में क्या बताया था कि जितने भी फैक्ट दिए हैं उनका क्या इफेक्ट होगा, यानी कि हम एक कदम आगे की बात इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ओके, टू मच ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री। ये मुझे बताओ, बहुत ज्यादा ग्लोबलाइजेशन किसी भी कंट्री के इंटरेस्ट में नहीं होगा, ऐसी कोई बात बोली है इसने। इसने इतना बोला है कि जो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजीज हैं और जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें चैलेंजेस उत्पन्न हुए, लेकिन हर कंट्री के लिए ये किसी भी कंट्री के लिए इंटरेस्ट में नहीं होगा, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं ना। तो वन तो सरासर गलत है। अब ऑप्शंस में हो, देखो वन गलत करा आपने और आपका आंसर मिल गया आपको एक बार तो, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर इंक्रीजिंगली ब्लरिंग द इकोनॉमिक बॉर्डर। देखो ये साफ साफ इसने एग्जांपल देके समझाया था कि ये टेक्नोलॉजीज किस तरीके से अलग अलग जगह इनका काम होता है, यानी कि ये तो बिल्कुल सही है। इनोवेशन एंड कैपिटल हैव इम्पिंज्ड ऑन द डोमेन ऑफ स्टेट। नवाचार और पूंजी ने राज्य के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लिया है। अब ऐसा डायरेक्टली तो कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ इसने एग्जांपल ये दिया हुआ है कि इस तरीके से एक कार जो कि बनी है यूएसए में, और यूएसए की उसमें प्रोग्रामिंग हुई है, और अगर वो आयरिश गवर्नमेंट के वहाँ यूज होगी, ठीक है, तो उसकी कोडिंग किस तरीके से होगी, इसने एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो ये थर्ड हम वैसे जनरली
गलत तो नहीं है पर कम्प्लीटली सही भी नहीं है, पर क्योंकि ऑप्शंस इस तरीके से हैं 1 2 3 4, तो इसको एक बार के लिए हम सही मान भी सकते हैं और हमारे ऑप्शन में ही फिट भी हो रहा है। पब्लिक पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री शुड फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स ओन सप्लाई चेन। तो हर देश की पब्लिक पॉलिसी अपनी खुद की सप्लाई चेन पर केंद्रित होनी चाहिए। ऐसा कुछ बोल रहा है ये? नहीं, ये तो टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट स्टेटमेंट हो गया ना। ठीक है, कि हर किसी को अपनी अलग सप्लाई चेन बनानी है, ऐसा कुछ तो दिया नहीं बस में। ठीक है, तो ये तो सरासर गलत हो गई और आपके स्टेटमेंट में भी नहीं आ रहा। जियोपॉलिटिक्स विल हैव टू रिकंकाइल टू मेनी एम्बिग्विटीज एंड अनसर्टेनिटीज। भू राजनीति को कई सारी स्पष्टताओं और अनिश्चितताओं का निदान करना होगा। ये साफ साफ इसने बताया हुआ है कि ये इश्यूज आएंगे, तो इनको सॉल्व कौन करेगा? ऑफकोर्स भू राजनीति ही करेगी, आपके जियोपॉलिटिक्स ही करेगी। तो 2 3 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में आप देखो, सरासर गलत को पकड़ो पहले कि बिल्कुल गलत कौन सा है, उससे एलिमिनेट करो और फिर बाकी जो बचे हुए ऑप्शन है उसको आप एक बार के लिए चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करने का ट्राई कीजिए। Our cities are extremely vulnerable to climate change because of large concentration of population and poor infrastructure। cities के बारे में बता दिया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये क्या है, वल्नरेबल है। नॉर्मल सी बात है, क्यों है? पॉपुलेशन एक जगह कंसंट्रेटेड है और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सिटीज में अच्छा है नहीं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आपको पता ही है, मुंबई में बाढ़ आ जाती है एंड सो ऑन। ठीक है, मोर ओवर पॉपुलेशन डेंसिटीज आर इंक्रीजिंग इन दैम बट वी हैवंट येट डेवलप्ड द सिस्टम टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। ठीक है, और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इंक्रीज हो रही है लगातार, आपको पता होगा हमारे शहरों में। बट अभी तक हमने क्लाइमेट चेंज के जो इस पे इम्पैक्ट है उसको करने के लिए कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है। और सिटीज कंट्रीब्यूट टू 65% ऑफ जीडीपी। आपको पता है कि 2/3 ऑफ जीडीपी जो है वो सिटीज से आता है। बट देयर आर नॉट इनफ फैसिलिटीज टू कैटर द नीड ऑफ पीपल। लेकिन वहाँ पर लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फैसिलिटी नहीं है। इट इज important to address the issue of air quality, transport, etc. that are vital to identifying sustainable solution। सिंपल समझ में आ रहा है कि आपको एयर पोल्यूशन का जो है उसका इशू को सॉल्व करना है, ट्रांसपोर्ट का इशू सॉल्व करना है। ठीक है, जिससे कि सस्टेनेबल सॉल्यूशन मिले। वी नीड टू इन्वॉल्व सिटीजन्स इन सिटी प्लानिंग एंड क्रिएट एन इकोसिस्टम दैट मीट द नीड ऑफ पीपल। यानी हमें सिटीजन्स को शामिल करना होगा और ये सब चीज़ें करनी होगी। नॉर्मल सा पैसेज एकदम समझ में आ रहा है आपको, है ना। अब देखते हैं इसमें इन्फरेंस, इसमें भी हम क्या निकालना है? निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, निष्कर्ष समझते हो ना, गिवन फैक्ट्स के बेस पर आप कौन से एक चीज पर पहुंचे। ठीक है, और सिटीज नीड टू हैव वेल डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विद सफिशिएंट ऑटोनॉमी। अब ये वाली चीज मतलब गलत तो नहीं है कंप्लीटली। ठीक है, पर कंप्लीट पैसेज को शामिल नहीं करी, फिर भी अगर हम प्रॉब्लम में ले लेते हैं। Ever increasing population densities is a hindrance in our efforts to achieve sustainable development। निरंतर बढ़ता हुआ जनसंख्या घनत्व संधारणीय विकास करने के हमारे प्रयासों में बाधक है। ठीक है, देखो इसको हम एक तरह से मान सकते हैं क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ की बात है, पर इसमें केवल सिटीज की बात है और इसमें कहीं पर सिटी मेंशन नहीं है। फिर भी एक बार के लिए ले लेते हैं। टू मेंटेन एंड डेवलप आवर सिटीज वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबली रिलेटेड इंटरवेंशंस। हमारी सिटी को सस्टेनेबल डेवलप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें सस्टेनेबल इंटरवेंशन करने होंगे। अब ये चीज़ थोड़ा सा पैसेज में फिट बैठ भी रही है क्योंकि सिटीज के अंदर बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है और एंड में वो सोल्यूशन की ओर भी जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी प्रोबेबल आंसर में से है। क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड ऑफ डेवलपमेंट, ऐसी तो कुछ बात है ही नहीं कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए पीपीपी करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंसर होगा इन तीनों में से। ठीक है, अब आप मोर करेक्ट देखना। बी वाला मैंने को बताया था क्योंकि सिटीज इसमें मेंशन नहीं है और एक थोड़ी सी जनरल बात कर रहा है, पैसे से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं हो रही, इसलिए इसको एक बार के लिए हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ए और सी में, क्योंकि सी ऑप्शन जो है मोड करेक्ट है, आपको दिख ही रहा है क्योंकि जो पैसेज की पूरी बात है वो इससे यही निकल के आ रहा है कि जो सस्टेनेबल रिलेटेड इंटरवेंशन को करने पड़ेंगे अपनी सिटी को मेंटेन और डेवलप करने के लिए। ठीक है, ए क्या है सर? देखो हमारे नगरों में पर्याप्त स्वायत्तता के साथ सुस्पष्ट प्रशासनिक व्यवस्था होना आवश्यक है। अब प्रशासन की बात इतनी कोई खास इसमें की नहीं गई है। ठीक है, हाँ प्रशासन की थोड़ी बहुत आलोचना बैक हैंड से आपको दिख रही है, पर फिर भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको सी से ज़्यादा बड़ा मान सके आंसर, है ना। चलो, तो समझ में आ रहा होगा आपको यूपीएससी के ऑप्शन जो है वो किस तरीके से सेट किए जाते हैं, है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। In our schools, we teach our children all that is there to know about physics, maths and history and what have you know। ठीक है, हमारे स्कूल्स के अंदर हम चिल्ड्रंस को फिजिक्स, मैथ्स, हिस्ट्री और इन सब के बारे में पढ़ाते हैं। ठीक है, जो भी जानने की आवश्यकता है। बट डू वी टीच देम अबाउट द बिटर कास्ट डिवाइड दैट प्लेग्स द कंट्री। कि हम जो कास्ट डिवाइड के बारे में पढ़ाते हैं, अबाउट द स्पेक्टर ऑफ फेमाइन दैट स्टॉक्स लार्ज पार्ट्स ऑफ आवर लैंड। ठीक है, तो क्या बहुत बड़े सूखे के दुष्परिणाम के बारे में पढ़ाते हैं उनको? जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ाते हैं?
पॉसिबिलिटी ऑफ एंथेसिज्म एज ए चॉइस एटसेट्रा के बारे में पढ़ाते हैं। इक्वली इंपॉर्टेंट, डू वी टीच देम टू आस्क क्वेश्चंस और डू वी टीच देम ओनली टू पैसिव रिसीव और विजडम। अब आपको इतना पढ़ के समझ में आ रहा है कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो जनरल बातें हमारे दिमाग में होती हैं कि हम रट्टू तुत्ता बनाते हैं, हम प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं, हम जो डेली यूज में आने वाली चीज़ें हैं, जेंडर सेंसिटिव से इशू हैं, ये हम नहीं पढ़ाते हैं, इस पे ही पैसेज बेस्ड है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। फ्रॉम द cocooned वर्ल्ड ऑफ स्कूल सडनली द एडोसेलेंट्स फाइंड हिमसेल्फ हरसेल्फ इन द अनफिटेड वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। इसमें एक बात ये बताया कि बाद में कि हम जब स्कूल में बच्चा होता है तो हम उसको प्रश्न पूछने पर इतना ज़्यादा वो नहीं करते, और हमारे जो स्कूल की अगर आप लाइफ देखोगे अपनी, तो वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, उसमें बहुत ज़्यादा आप पे रेस्ट्रिक्शंस होते थे। और अचानक से जैसे आप कॉलेज में आते हो तो आपको उन्मुक्त दुनिया मिलती है, आपको फ्रीडम मिलती है एकदम से बहुत ज़्यादा। ठीक है, here she is swept up in a turmoil of ideas, influence and ideologies. For someone who has discouraged from asking questions and forming an opinion, this tangent can be painful। क्या कह रहा है कि हमारे स्कूल्स के अंदर जो जनरल चीज़ें हैं, जो मैं क्या कहूँ कंडीशंस हैं, ठीक है, जितनी लिमिटेड हम स्कूल में बच्चों को कर देते हैं कि नहीं आपको बहुत डिसिप्लिन में रहना है, आपको क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, ठीक है, उन पे इतना प्रेशर रहता है, और कॉलेज में जाके उनको एकदम से छोड़ देते हैं। ठीक है, नई नई आइडियोलॉजीज उनके ऊपर इफेक्ट करती हैं, तो जो ये ट्रांजिशन होता है ना एकदम से, ये बहुत पेनफुल होता है। ठीक है, यानी कुल मिला के इसने एजुकेशन सिस्टम की बात करी है कि इसको मेजरली स्कूल एजुकेशन सिस्टम की, ठीक है, कि इसमें किस तरह से प्रैक्टिकलिटी में कमियां हैं। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया क्या है, यही पे होगा। देखते हैं, स्कूल करिकुलम इज नॉट कंपेटेबल विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ठीक है, कह सकते हैं कि करिकुलम जो है चिल्ड्रन और पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। फिर भी मतलब एक्सपेक्टेशन चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इसमें बताने लगे, पर फिर भी एक बार के लिए हम क्रॉस तो नहीं करेंगे इसे। एम्फेसिस ऑन एकेडमिक अचीवमेंट्स डस गिव टाइम फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड स्किल्स। शैक्षिक उपलब्धियों पर बल देने से व्यक्तित्व और कौशल के विकास का समय मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, एकेडमिक अचीवमेंट की कोई बात है नहीं, स्कूल सिस्टम की बात है। प्रिपेयरिंग द चाइल्ड टू बी बेटर सिटीजन शुड बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, एक बार के लिए इसको भी आप ले सकते हो, पर फिर भी इतना मैच नहीं कर रहा पैसेज के टोन से। टू बी अ बेटर सिटीजन द प्रेजेंट वर्ल्ड order demands societal and life comic skills in addition to academic content। यही तो चीज़ है कि academic content के साथ आपको बेहतर नागरिक बनने के लिए वैश्विक व्यवस्था विषय वस्तु के अतिरिक्त सामाजिक और जीवन साधक कौशल की मांग करता है, यानी कि जो डेली यूज में चीज़ें आ रही हैं वो चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए। ये चीज़ क्लियरली पैसेज के अंदर मेंशन है, और पैसेज की टोन भी यही है। तो ए, सी और डी में हम डी को जो है मोर करेक्ट मानेंगे। और इसी के साथ आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि यूपीएससी के पैसेज इजी हैं, हार्ड नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं, यूपीएससी के आंसर की डिफर कर जाती है, पर उस पर टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप यूपीएससी के सारे पैसे प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको यूपीएससी की जो टेस्ट है ना वो पता पड़ जाएगा पैसेज का। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सारे पैसेज की प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं पे अगर कोई इशू आता है तो मेल कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।